हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू CBL। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। आज हम इस चैप्टर को ना दो डिफरेंट व्यू पॉइंट से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको बेसिक्स बताऊंगी मैं कि एनर्जी आखिर होती क्या है, यानी कि हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एनर्जी क्या है और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। पर जैसा आज हमारा सिनेरियो बदल रहा है, वी वॉन्ट टू शिफ्ट टू दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए कम पॉल्यूटिंग हो। तो आज हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और साथ ही साथ सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी देखेंगे और मेजरली हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कहाँ पर, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एनर्जी आखिर है क्या। अगर मैं वापस चली जाऊं क्लास 6 तक, क्लास 7th में, तो वहां हमने पढ़ा है एनर्जी। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हम आम जिंदगी में भी यही बात करते हैं, यार तेरे में बहुत एनर्जी है, तू बड़ी देर तक काम कर लेता है, राइट। हम जनरली नॉर्मल भाषा में इस तरह से एनर्जी को यूज करते हैं, राइट। सो एनर्जी को अगर मैं समझाना चाहूं तो मैं एनर्जी को कह सकती हूं कि किसी भी बॉडी की काम करने की क्षमता इज कॉल्ड एज एनर्जी, राइट। फिजिक्स में भी हम एनर्जी को ऐसे ही डिफाइन करेंगे, द कैपेसिटी ऑफ या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। ठीक जी, ये तो हुई बहुत ही सिंपल बात। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी का। याद रखेंगे आप कि एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जब भी हम फिजिक्स में बात करेंगे, फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करेंगे, किसी भी पैरामीटर को हम या तो स्केलर मानेंगे या वेक्टर मानेंगे। यानी कि अगर किसी भी जैसे मैं एनर्जी की बात कर लूं, किसी भी पैरामीटर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि आप उसको मेजर कर सकते हैं, उसका एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड है, तो वो क्वांटिटी कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी, जैसा कि एनर्जी की बात करें। बट अगर किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर दिया जाए तो वो बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक जी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी जो कि हम फिजिक्स में बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो आपने इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी क्वांटिटी के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि कुछ अमाउंट होगी, मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट। अगर मैं कहूं एनर्जी 6 जूल्स, तो 6 जो नंबर है दैट इज मैग्नीट्यूड, राइट। तो अगर किसी क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड है, वो क्वांटिटी कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। बट अगर किसी क्वांटिटी के में डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दी जाए along with magnitude, that becomes a vector quantity. सो एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं। हमने फिजिक्स में पढ़ा है स्पीड और वेलोसिटी। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वहां पर हम कभी भी स्पीड बताते हुए क्या बात करेंगे? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अमाउंट की बात करेंगे, ठीक, किसी नंबर की बात करेंगे। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। पर अगर उसी स्पीड के साथ मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दूं, दैट बिकम्स द वेक्टर क्वांटिटी नेम्ड एज वेलोसिटी। ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको मैंने बताया कि स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में फर्क क्या है, वो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं वापस एनर्जी पे आऊं, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। अब रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स। तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सबसे बड़ी बात तो हमारी लाइफ इस अर्थ पे सस्टेन हो रही है बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी। सो सन इज द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी ऑन द अर्थ। सो बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे हम आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं।
पर इसमें आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं अभी बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हमारे एफर्ट वाली एनर्जी, राइट। सो जब हम एफर्ट लगाते हैं किसी चीज पर, सो वी स्पेंड द मैकेनिकल एनर्जी, राइट। मैकेनिकल एनर्जी को हम आगे दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो हिस्सों का नाम है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहां तक हमें ये क्लियर हो गया कि एनर्जी क्या है। एनर्जी एक एबिलिटी टू डू वर्क विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। उनमें से एक फॉर्म हमने उठाई विच इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी अगेन कंसिस्ट ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वो कौन कौन सी हैं? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक का मतलब क्या है? अगर आपको याद हो, पहले एक व्हीकल आता था काइनेटिक होंडा, ठीक है। तो काइनेटिक होंडा के नाम से याद रखेंगे जो एनर्जी किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से है, यानी कि मूवमेंट की वजह से है, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और जो एनर्जी बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ एन बॉडी है वो कहलाएगी पोटेंशियल। P for position, P for potential energy. So the energy possessed by a body because of the position, किसी भी बॉडी के पोजिशन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। सो बेसिक डिफरेंस आपको समझ आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक। इसे थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। सो इसे मेजर करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। फॉर्मूला देख के घबराने की जरूरत नहीं है। m यहां स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द बॉडी। जिस भी बॉडी की एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, उसका मास क्या है। एंड v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। सो मोटी मोटी बात आपने क्या याद रखनी है? द काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, ठीक जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक जी। अब मैं बात करती हूं पोटेंशियल एनर्जी की। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आ जाता है विच इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m क्या है? m फिर वही जिस भी बॉडी की बात कर रहे हैं उसका मास, एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे आप कि g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और इसकी वैल्यू है फिक्स्ड, ठीक जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h is the height of the body, यानी कि किस लेवल पर, किस हाइट पर ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, राइट। सो अगर हाइट नहीं है तो यहाँ पे हम डिस्टेंस भी ले लेते हैं, राइट। बट अभी के लिए आप ये याद रखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो है हाफ mv²।
बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये दो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो जस्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, तो दो एनर्जीज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, इन दोनों का मिलना सम इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल एनर्जी, राइट। अब मैं आती हूं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर उसको समझने से पहले उस लॉ को समझने से पहले यहां पर हम एक छोटी सी एनिमेशन है वो आप ध्यान से देखेंगे। जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तब उसमें होगी काइनेटिक एनर्जी, बट जब वो किसी पोजीशन पर है, जैसे यहाँ पर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी, जब एक पोजीशन में है देन इट इज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, अब जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. इस पूरी स्टेटमेंट के मैं दो हिस्से कर देती हूँ। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि हम एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते और हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। दूसरा हिस्सा क्या है स्टेटमेंट का? इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि चेंज किया जा सकता है एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। जैसे हम सब कोई ना कोई व्हीकल चलाते हैं, राइट? कार चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं, तो वहां पर हम कुछ ना कुछ फ्यूल यूज कर रहे हैं, राइट? ईदर इट्स पेट्रोल और इट्स डीजल। तो उस फ्यूल के अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी बदल जाती है इनटू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी, राइट? ये होता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि आप एनर्जी को खुद बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट एनर्जी हमेशा अपनी फॉर्म चेंज करती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और बेस्ट एग्जाम्पल तो हमारे पास है फोटोसिंथेसिस का, जहां हमने देखा कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है बाय द ग्रीन प्लांट्स इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं। So energy continuously changes forms from one to another. घर में कोई भी अप्लायंस आप देख लीजिए, वो सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मिक्सर है, इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी। लैंप है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल रहा है। तो आई होप आपको ये कॉमन एग्जाम्पल से ये समझ आ गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, राइट? इसको थोड़ा सा हम अपने मैकेनिकल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से भी समझेंगे, राइट? मैंने बोला कि मैकेनिकल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और अब इसी पर हम अपना लॉ लगा के देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर, किसी पोजीशन पर बैठा है, राइट, तो वहां पर होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक बॉल को एक हाइट से ड्रॉप कीजिए। व्हेन इट इज एट अ हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, बट देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। As we drop the ball, जैसे ही हम बॉल को ड्रॉप करते हैं, gradually the kinetic energy increases। क्योंकि अब बॉल मूवमेंट में है, मोशन में है, सो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, राइट? ठीक, बिफोर जस्ट टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। ग्राउंड को टच करने से पहले बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, बट एज सून एज इट टचेस द ग्राउंड अगेन द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो और पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम हो जाएगी। और अलोंग द पाथ ड्यूरिंग द ड्रॉप, जब वो गिर रही है तो पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है। तो इसका मतलब रेगुलर कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, राइट? तो यहाँ से मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लियर होता है, राइट? अब मैं आगे चलती हूँ।
अब मैं आती हूँ कि अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी को फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो हम कुछ ना कुछ डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं. सो ऐसे कुछ कॉमन डिवाइसेस जो हम देखते हैं और यूज़ करते हैं इंक्लूड डायनमो. डायनमो कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक जी. देन इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. और सोलर सेल्स जैसे कि नाम ही बता रहा है, द सोलर सेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी. ठीक है जी, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी को डिटेल में. राइट. फिर हम बात करते हैं सेल्स हम यूज़ करते हैं घर में, बैटरीज यूज़ करते हैं, उनके अंदर क्या है, केमिकल्स हैं. तो उन केमिकल्स की केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. राइट. टॉर्च में डाल दिया तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. ठीक. हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दीज आर डिफरेंट डिवाइसेस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, और ये हम अपने आसपास अपने घरों में हर रोज़ देखते हैं. सो बेसिकली अब मुझे ये आइडिया हो गया कि एनर्जी क्या है. एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते हम, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. राइट. अब मैं चलती हूँ सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर. मैंने आपको बोला था कि हम इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, फिर हम आएंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर. और आज हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे बेसिकली एक ऐसी क्लासिफिकेशन जहां हम एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं. वो कैसे? रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल. ठीक जी. इन्हें हम कहेंगे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. धीरे धीरे करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे. तो हमने एनर्जी को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द असेसिबिलिटी. हम जिन्हें कितनी भी बार यूज कर सकें, दैट इज कॉल्ड एज रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट कैन बी ईजिली और कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड, जो कि नेचर में बहुत अबंडेंस में है. राइट. विंड एनर्जी की बात कर लें, सोलर एनर्जी की बात कर लें, दीज आर रीन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. इन्हें हम इनएग्जॉस्टिबल, कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी भी कहेंगे. ठीक जी. रीन्यूएबल का मतलब समझ में आ गया, जिसे रिन्यू कर सकते हैं. इनएग्जॉस्टिबल जो खत्म नहीं हो. ठीक. देन देयर आर नॉन रीन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. इट इज अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट्स एंड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिप्लेनिश. इन्हें रिप्लेनिश होने में यानी कि दोबारा बनने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए ये एग्जॉस्टेबल हैं. ठीक जी. दीज इंक्लूड द फॉसिल फ्यूल्स. जितने भी हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे. फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब. पेट्रोलियम की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ. सो उसे भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद. सो आपको एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन समझ आ गई, जिसके अकॉर्डिंगली हम इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे. राइट. तो रीन्यूएबल एनर्जी क्या है और रीन्यूएबल एनर्जी को हम कैसे यूज़ करते हैं, इस सब को समझेंगे. उससे पहले मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझ आना चाहिए कि रीन्यूएबल एनर्जी है या कोई भी एनर्जी मोड जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहती हूँ फॉर ह्यूमन काइंड. ह्यूमन यूज़ के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं, और वो हम करेंगे यूजिंग अ टर्बाइन एंड एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर. डायनेमो यूज़ करेंगे वहाँ पर. और एक डायनेमो वर्क करता है किस प्रिंसिपल पर, बेसिक वर्किंग क्या है वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. एक बार इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जब करेंगे उसमें इसको लगा के देखेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है. राइट. सो कोई भी एनर्जी रिसोर्स जो है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो स्टीम है, तो दैट एनर्जी सोर्स is used to run a turbine. एक रोटर और एक मोटर शाफ्ट है जो कि एक कॉइल को टर्न करेगा एंड उससे जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड. उस मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी एंड विच विल बी यूज्ड बाय अस द कंज्यूमर्स. सो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टरबाइन को रन करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, वो आएगी हमारी डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज से. ठीक. और ये सारा प्रिंसिपल, ये सारा जो डायनेमो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बस इतना ही याद रखेंगे आप, ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि बेस्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक करंट से एंड दिस विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया। ठीक जी, ऐसे है हमारा काम करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब मैं चलती हूँ आगे। हमारे देश में नेशनल ग्रिड है, राइट। जनरली हर देश में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रिड्स हैं, उनको क्या करा जाता है, सिंक्रोनाइज्ड किया जाता है। वी इन आवर इंडिया ऑल्सो वी हैड 5 रीजनल ग्रिड्स। सो ग्रिड क्या है, ग्रिड एक सिंक्रोनस, नेशनल ग्रिड क्या है, सिंक्रोनस किया गया है सभी पावर ग्रिड्स को। बेसिकली हमारे पास 5 रीजनल पावर ग्रिड्स थे, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न। सो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे रियलाइज कर लिया गया है, इन 5 रीजनल ग्रिड्स को सिंक्रोनाइज कर लिया गया। नाउ वी हैव अ नेशनल ग्रिड, 1 नेशन 1 ग्रिड। ठीक जी, सो डिफरेंट ईयर्स में इन्हें किया गया सिंक्रोनाइज्ड। वो आप एक बार बेसिकली सिर्फ इसमें से गो थ्रू करेंगे, देयर इज नथिंग कि आप उसको बिल्कुल रट्टा मारें, कुछ जस्ट गो थ्रू इट। दिस हैज बिन गिवन टू यू इन योर नोट्स, तो आप एक बार इसको पढ़ेंगे और आपको ये समझ आना चाहिए कि नेशनल ग्रिड क्या है। इट इज अ नेशन वाइड सिंक्रोनस पावर ग्रिड जो कि एस्टैब्लिश किया गया है, इंटरकनेक्टिंग ऑल द रीजनल ग्रिड्स। ठीक, with the commissioning of the 765 kilovolts रायचूर शोलापुर लाइन on December 31, 2013, इस लाइन को कमीशन किया गया। ठीक जी, तो नेशनल ग्रिड क्या करती है, ये कनेक्ट करती है सारे पावर स्टेशंस को, सब स्टेशंस को। ठीक जी, जैसा मैंने बताया 5 के 5 रीजनल ग्रिड्स को कवर किया गया। ठीक, आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि नेशनल पावर ग्रिड क्या है। ठीक जी, और इसमें इस लाइन का नाम याद रखेंगे, दैट इज द रायचूर सोलापुर लाइन। ठीक, बेसिक सी चीज़ है, आप एक बार इसको रीड करेंगे, यू विल गेट थ्रू इट कि ये क्या है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पर, जहां हम शुरू हुए थे। तो इनएग्जॉस्टिबल यानी कि रीन्यूएबल, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। सो दीज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड अगेन एंड दे आर अवेलेबल टू अस इन एन अनलिमिटेड अमाउंट। ठीक है जी, अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं और ये हैं हमारे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, ये सब क्या है, इनएग्जॉस्टिबल। सबसे पहले मैं आती हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब जैसा कि नाम ही बता रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो वर्ड पर्टेन्स टू वाटर। सो जहां पर हम वाटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएं, दैट इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक जी, अब पानी के साथ कैसे एनर्जी बनाएंगे, पानी की एनर्जी यूज की जाएगी एंड दिस एनर्जी वुड बी द काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करेंगे, पानी को स्टोर किया जाएगा इन द डैम्स, रिजर्वॉयर्स बनाए जाएंगे, डैम्स बनाए जाएंगे। एंड आई होप यू आर वेल अवेयर कि डैम्स क्या होते हैं। ठीक, डैम्स में पानी को स्टोर करके रखा जाएगा। नाउ द वाटर काइनेटिक एनर्जी क्या थी, द एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट। सो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से, ठीक है, वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट, सो द एनर्जी ऑफ दैट फॉलिंग वाटर, द काइनेटिक एनर्जी इज यूज टू रन द टर्बाइन। वही टर्बाइन जो हमने पहले पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। सो टर्बाइन विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी विच विल बी सप्लाइड वाया पावर लाइन्स टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, जहां पर हम पानी की एनर्जी यूज करेंगे, द काइनेटिक एनर्जी, पहले पानी स्टोर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, फॉलिंग वाटर, काइनेटिक एनर्जी विच इज यूज टू रन द टर्बाइंस, और फिर जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर plant in India is in Sidrapong in Darjeeling, West Bengal, commissioned in 1897.
हमारे देश का हाइड्रो पावर जनरेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट अभी भी वो पूरा रियलाइज नहीं हुआ है. सो अ नंबर ऑफ डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड. कुछ बेसिक जो नाम है वो मैं आपको बता रही हूँ, बट यू आर वेल अवेयर ऑफ द वेरियस डैम्स. जैसे मैं बात करूँ टिहरी डैम की ऑन द रिवर भागीरथी, ठीक है जी, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर. सो ये कुछ नाम हैं जो ऑफ इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. ठीक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स क्या हैं ये आपको समझ में आ गया. एनर्जी कौन सी यूज हो रही है ये भी आपको समझ में आ गया, राइट. सो लेट मी रीड आउट दीज नेम्स फॉर यू. भाखड़ा डैम इन पंजाब, देहर डैम हिमाचल प्रदेश, नागार्जुना इन आंध्र प्रदेश, कोयना इन महाराष्ट्र, स्रवती इन कर्नाटका एंड सो ऑन, राइट. ये एक लिस्ट है बेसिक डैम्स की. पर हमने यहाँ पे समझना क्या था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है और उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. सो काइनेटिक एनर्जी पता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि रनिंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन अ डैम, इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, राइट. Now I move on to solar energy. Solar energy, sun is the source of all the energy on the earth. हमारी लाइफ ही अर्थ पर है because of this solar energy. The energy received from the sun, it can be converted into thermal energy and electrical energy. So basically जब हम sun energy को convert करना चाहते हैं हम क्या करते हैं, 3 टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं. या तो हम यूज करेंगे फोटोवोल्टाइक सेल्स, या हम बनाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट्स, CSP. ठीक, अब ये क्या है इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे. फोटोवोल्टाइक सेल. सो फोटोवोल्टाइक सेल एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, सन एनर्जी के, लाइट एनर्जी के फोटोन्स को यूज कर रहे हैं टू generate electricity using a photovoltaic cell. अब photovoltaic cell का बेसिक आपको मेकअप बता देती हूँ. क्या इट कंसिस्ट ऑफ एन PN जंक्शन डायोड. अब ये PN जंक्शन डायोड क्या है, आप में से बहुत सारों को पता होगा और कुछ को नहीं भी पता होगा, तो लेट मी एक्सप्लेन. मैं आपको एक बेसिक बता देती हूँ. सो PN जंक्शन मतलब एक है P टाइप सिलिकॉन, एक है N टाइप सिलिकॉन. ठीक जी. अब N टाइप सिलिकॉन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4. इसके साथ अगर मैं एक ऐसा मटेरियल डोप कर दूं जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 5. ठीक जी. तो N टाइप में क्या होगा, 4 तो इसके साथ बाउंड कर जाएंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा फ्री. लाइकवाइज P जंक्शन में क्या करूंगी, सिलिकॉन के साथ एक ऐसा एलिमेंट डोप किया गया है, एक ऐसा एलिमेंट डाला गया है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 3 ही बॉन्ड बन पाएंगे और एक खाली वेकेंट होल रह जाएगा. अब जब सोलर एनर्जी पड़ेगी, सन एनर्जी आएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट होगी विच विल हेल्प अस टू जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट. ठीक जी. बेसिकली a photovoltaic cell consists of a PN junction diode. So PN junction diode क्या है, जहाँ पे एक P जंक्शन है और एक N जंक्शन है. सिलिकॉन का बेसिकली कंडक्टर है जहाँ पर उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर 5 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट डोप कर दिया जाए तो रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा. और अगर P जंक्शन में 3 वाला डाला गया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला, तो सिलिकॉन के 4 होने चाहिए. सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं बट 3 ही बना पाएंगे बॉन्ड. ठीक है जी. बॉन्ड बनने के लिए आप में से कुछ को अगर नहीं मालूम, बॉन्ड तब बनता है व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट शेयर्स द कम्स टुगेदर विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एलिमेंट, तो बनता है एक बॉन्ड. ठीक जी. बेसिक आइडिया समझ में आया बॉन्ड क्या होता है. सो अगर 3 है तो एक होल, एम्प्टी होल रह जाएगा. So when the light energy falls in this diode, the electricity is generated. So this is how a solar photovoltaic system works. ठीक. जब भी
हम इस सोलर सेल को यूज़ करेंगे। मैक्सिमम हम जब हार्नेस करते हैं सोलर एनर्जी को, चाहे आप वॉचेस देख लीजिए सोलर्स या कुछ शो पीसेज हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, हम ये फोटोवोल्टाइक सेल्स यूज़ करते हैं जिनके अंदर है PN junction diode. Whenever the light energy which consists of photons excites these electrons, so in electrons extra electrons की movement along with the holes होती है and this generates electricity. ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर सुन लीजिए, एक फोटोवोल्टाइक सिस्टम वर्क करता है सोलर एनर्जी पर। लाइट एनर्जी में प्रेजेंट फोटोन्स जो हैं वो इस PN जंक्शन डायोड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट इनिशिएट करता है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। हमने कहा था कि सोलर एनर्जी को इस फोटोवोल्टाइक सेल के अलावा हम एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ठीक जी, और वो था हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सोलर प्लांट्स। उससे पहले यहाँ सोलर पॉन्ड्स हैं। सोलर पॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सोलर पॉन्ड्स में हम क्या करते हैं, हम जनरली हमें मालूम है कि सनलाइट जब पानी पर पड़ती है तो पानी का सरफेस जो है, जब सरफेस वाटर बिकम्स हॉट, ठीक, ये हॉट वाटर जो है वो मूव करेगा, इट विल जनरेट कन्वेक्शन करंट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। ठीक जी, नीचे वाला पानी ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा और एक सरफेस टेम्परेचर पर मेंटेन हो जाएगा पानी। बट जब सोलर पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ध्यान दीजिए, सोलर पॉन्ड्स में हम 3 लेवल्स बना देते हैं। एक अपर जोन, सरफेस जोन, एक मिडल जोन और लास्ट वाला होगा द स्टोरेज जोन। जैसे जैसे हम ऊपर वाले जोन से निचले जोन पर जाएंगे, द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, यानी कि सबसे ज्यादा सॉल्टी वाटर प्रेजेंट होगा सबसे नीचे। ठीक जी, अब होना क्या चाहिए, जब हीटिंग होगी तो पानी को ऊपर आना चाहिए, बट बीइंग हैवी, बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड वाटर, बीइंग सॉल्टी वाटर, ये हॉट वाटर जो है वो ऊपर नहीं आएगा। राइट, सो अब हम इस हॉट वाटर को यूज कर सकते हैं वाया अ टरबाइन टू रन अ टरबाइन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो सैलिनिटी बढ़ाने से, राइट, क्या बढ़ाने से, सॉल्ट कंटेंट बढ़ाने से हम सोलर पॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अ सोलर पॉन्ड हैज 3 zones. With depth, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, the salt concentration increases, thus creating a salinity, a greater salinity gradient. ऊपर नमक नहीं है, नीचे बहुत ज्यादा है। ठीक, the top zone is at atmospheric temperature and has little salt content. The bottom zone is very hot and is very salty. It is this zone that collects and stores solar energy in the form of heat, क्योंकि heavy होने की वजह से water molecules move नहीं करते ऊपर। राइट, सेपरेटिंग दीज 2 zones, इन दोनों zones के बीच में एक ट्रांसपेरेंट इंसुलेटर होता है ताकि नीचे की एनर्जी ऊपर नहीं आ सके, बिकॉज ऊपर वाला लेवल तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे मेंटेन करेगा पानी को, बट वी नीड हॉट वाटर, तो हॉट वाटर है सबसे नीचे, और ये बीच वाला इंसुलेशन जोन काम करता है कि ये हीट रिलीज ना हो टू द एटमॉस्फेयर। ठीक जी, so most of the incoming sunlight reaches the bottom and heats it. However, the salinity does not allow this salty water to rise, and this rise in temperature, जो इतना temperature rise है, it is used to run turbines and then generate electricity. So this is how a solar pond works. एक फोटोवोल्टाइक सेल समझ में आ गया, जहां पे हम PN जंक्शन डायोड की बात करते हैं। सोलर पॉन्ड्स में हम सैलिनिटी इंक्रीज करके, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट्स। अब यहाँ ना इस पिक्चर में बहुत ही क्लियरली इंडिकेट हो रहा है, यूजिंग अ नंबर ऑफ मिरर्स इन द सोलर पावर प्लांट्स, बहुत सारे पैनल्स यूज करके हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक सेंट्रल पिलर पर सारी सनलाइट, सन एनर्जी। राइट, इन पर सब पे सन एनर्जी पड़ रही है, दिस हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू दिस सेंट्रल सोलर टावर, एंड दिस हाई हीट एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी।
right? So this is how a concentrated solar power plant works. So the first CSP, that is concentrated solar power plant was commissioned in April 2011 at Bikaner, Rajasthan. और हमारे देश में सोलर एनर्जी की बहुत कमी हमारे देश में सोलर एनर्जी की कमी नहीं है, राइट? सो वी कैन ईजिली हार्नेस सोलर एनर्जी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, राइट? सो एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ New and Renewable Energy, India has a solar potential of about 750 gigawatts with prominent regions being obviously northern वाला पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश एंड फिर महाराष्ट्र, गुजरात. बेसिकली हमारे इंडिया में सोलर एनर्जी को हार्नेस करने का बहुत पोटेंशियल है. एंड द टॉप स्टेट्स इन सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी आर कर्नाटका, तेलंगाना एंड राजस्थान. ये टॉप के 3 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, ठीक है जी, विच हैव द ग्रेटर सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी. ठीक जी, आपको समझ में आ गया कि सोलर एनर्जी को हम किन किन मेथड से, किन किन तरीकों से हम यूज़ कर सकते हैं, हार्नेस कर सकते हैं. नेक्स्ट आई मूव टू विंड एनर्जी. अब विंड एनर्जी, विंड कैसे जनरेट होती है आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ लिया है, राइट? सो विंड एनर्जी क्या है, कैसे जनरेट होती है? ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, अर्थ की रोटेशन की वजह से और इरेगुलर हीटिंग की वजह से विंड इज जनरेटेड. दिस आई थिंक यू नो, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है ये. सो इस विंड एनर्जी को हम हार्नेस करते हैं, ठीक जी. और उस हार्नेस करने के लिए हमारे को चाहिए विंड मिल्स, ठीक जी. ये विंड मिल्स हैं, हालांकि इंडिया में इनको कम यूज़ किया जाता है, बट विंड मिल से भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. इंडिया में ये पोटेंशियल है और इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं. वो क्या है? कम से कम जो है विंड स्पीड कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली शुड बी मोर देन 15 किलोमीटर्स पर आवर टू रन द टर्बाइन, ठीक जी. और ये टर्बाइंस, ये विंड एनर्जी ब्लोज एंड ये रोटेट करता है इन ब्लेड्स को. इससे रोटेट होता है द रोटर, ठीक जी. और फिर एनर्जी जनरेट होती है लाइकवाइज, जैसे रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी हमने डायनेमो में, राइट? एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ग्रिड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. सो कुछ थोड़े से शॉर्टकमिंग्स हैं कि आपको कंटिन्यूस विंड एनर्जी की सप्लाई चाहिए, राइट? इतनी स्पीड कम से कम होगी तो ही हम विंड एनर्जी को हार्नेस कर पाएंगे. और विंड एनर्जी को बेसिकली हम 2 तरीके से हार्नेस कर सकते हैं. एक तो ऑफशोर विंड पावर प्लांट्स लगा के और एक ऑनशोर, ठीक. ऑनशोर मतलब लैंड के ऊपर एंड ऑफशोर यानी कि इन द मिडल ऑफ द सी. तो वहाँ पर बेटर विंड स्पीड है, इसलिए वहाँ पर लगाना इज़ ऑलवेज बेटर. बट ऑब्वियसली मरीन लाइफ को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डेंजर्स हैं, बट तो देर आर प्रॉज एंड कॉन्स फॉर द विंड एनर्जी एज वेल. उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इंडिया का पोटेंशियल क्या है. एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, इंडिया हैज़ अ टोटल विंड एनर्जी पोटेंशियल ऑफ अराउंड 300 गीगावाट्स, ठीक. और ऑफशोर भी किया जा सकता है ये, यानी कि इन द वाटर, और ऑनशोर भी किया जा सकता है. So most of the commercially exploitable wind resources are concentrated in 7 states. वो कौन कौन से 7 states हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तमिलनाडु. फर्स्ट ऑफशोर विंड जनरेटिंग प्रोजेक्ट जो है दैट वुड बी ऑफ 1 गीगावाट विच इज ऑफशोर है, और ये है ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात. सो वी आर प्लानिंग टू हैव ऑफशोर विंड एनर्जी प्लांट इन गुजरात विद द कैपेसिटी ऑफ 1 गीगावाट्स. ठीक. ऑफशोर क्या है, ऑनशोर क्या है, ये आपको समझ आ गया. ऑनशोर मतलब जो लैंड पर है, राइट. ऑफशोर मतलब जो लैंड को छोड़कर इन द मिडल ऑफ द वाटर है. सो वहाँ पर विंड स्पीड ज़्यादा होगी एंड इट वुड बी ईजियर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द विंड एनर्जी, राइट. अब मैं चलती हूँ आगे. नेक्स्ट बात करते हैं हम ओशन एनर्जी की. सो ओशन एनर्जी को हम 3 फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, इन द फॉर्म्स ऑफ वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी.
ठीक जी। सो टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओशन वेव्स नीड टू पंप वाटर इनटू अ डिवाइस, एक ऐसे डिवाइस के अंदर पंप करे वाटर को जो कि जनरेट कर पाए इलेक्ट्रिसिटी। सो या तो वो फ्लोटिंग होगा जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, या वो सबमर्ज्ड भी हो सकते हैं। सो द ओशन एनर्जी के लिए पानी को पंप करना पड़ेगा एक ऐसे डिवाइस के अंदर। अब ये जो वेव एनर्जी को यूटिलाइज करने वाले ग्रिड्स हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, दे कैन ईदर बी फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन और अटैच्ड टू द ओशन फ्लोर। इन डिवाइसेस के साथ जो टर्बाइंस अटैच्ड होंगी, दे विल बी फोर्स्ड टू पंप वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक कॉन्सेप्ट फिर वही, ठीक। In 1991, India designed, fabricated and installed a wave energy plant at Vizhinjam Harbour, Kerala, जहाँ पर वेव्स से क्या किया गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की गई, राइट। अब इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओशन एनर्जी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने जैसे बताया कि हम अगर ओशन वाटर को यूज़ करना चाहते हैं, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल चेंज ऑल्सो, उसको भी पढ़ेंगे, एंड दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टाइडल एनर्जी ऑल्सो। आप सबको मालूम है हाई टाइड के बारे में और लो टाइड के बारे में। When the water is at a high level due to the tide, which is obviously due to the gravitational pull of the moon, ठीक, ये भी आपने ज्योग्राफी में थोड़ा पढ़ा है। सो हाई टाइड और लो टाइड, इनसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ टाइडल बैराज, which is a dam-like structure that utilizes the potential energy generated by change in the height between high tide and low tide. आप इस इमेज में देख सकते हैं हाई टाइड और लो टाइड की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने से इस डैम में के नीचे रोटर ब्लेड्स लगे हुए हैं, टर्बाइंस लगी हुई हैं, उससे वो टर्बाइन रोटेट होगी एंड इट वुड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. So due to the potential difference change between the high and the low tides, there would be electricity generated. ठीक जी. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम थर्मल एनर्जी, ओशन की थर्मल एनर्जी ग्रेडियंट को कैसे यूज़ करेंगे, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस को कैसे यूज़ करेंगे. सो उसके लिए हमारे पास उस टर्म क्या यूज़ करेंगे, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन. OTEC is a process of producing energy harnessing the temperature gradient, यानी कि thermal gradient between ocean surface water and deep surface water. अब इसका क्या मतलब है, यानी कि हम पानी का change in temperature जो है उसको यूज़ करेंगे ocean surface water and deep water. तो सरफेस वाटर जो टेम्परेचर है वो होगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर. डीप सी वाटर जो बहुत कोल्ड होगा तो हम वार्म एज कंपेयर टू द डीप सी वाटर्स, जो सरफेस वाटर है उसका कुछ हाई टेम्परेचर होगा. सो अब हम इस हाई टेम्परेचर वाले सरफेस वाटर को यूज़ करेंगे. दैट वुड बी इवेपोरेटेड एंड इन अ चेम्बर ऑब्वियसली. सो इसके लिए भी ना हमारे पास ओपन सोर्स है और हमारे पास क्लोज्ड सोर्स है. सो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के लिए भी हमारे पास दो वेज हैं टू यूज दिस. एक है हमारे पास ओपन साइकिल सिस्टम, यानी कि ओपन साइकिल ओटेक, और एक है हमारे पास क्लोज्ड साइकिल. अब इनमें चेंज क्या है वो समझ लीजिए. ओपन साइकिल सिस्टम एंड क्लोज्ड साइकिल सिस्टम, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए. ओपन साइकिल सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वार्म सरफेस वाटर है उसे डायरेक्टली यूज़ किया जाए, वेपर्स प्रोड्यूस किया जाए और टरबाइन जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए. क्लोज्ड सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हम बजाय कि गर्म पानी यूज़ करें, हम यूज़ कर लेते हैं एक ऐसा मटेरियल जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जैसे कि अमोनिया यूज़ कर लिया. सो इस गर्म पानी को यूज़ किया जाता है टू ब्रिंग टू बॉयल दैट मटेरियल विच हैज़ गॉट लोअर बॉइलिंग पॉइंट.
क्या मतलब, इस गर्म पानी से हम उस मटेरियल को, जैसे कि अमोनिया, उसको बॉईल करते हैं एंड दोज वेपर्स आर देन यूज्ड टू रन द टरबाइन। ठीक है जी, और वापस हम थ्रू अ कंडेंसर वाटर को कोल्ड वाटर से पास करेंगे एंड देन वी कैन गेट द वाटर बैक। ठीक जी, ये है क्लोज्ड ओटेक्स सिस्टम। अब ओटेक्स सिस्टम क्या है, फिर से एक बार सुन लीजिए। ओटेक्स सिस्टम का मतलब है जहां पर हम थर्मल ग्रेडियंट को यूज करेंगे, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर को यूटिलाइज करेंगे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सरफेस वाटर इज हॉटर एज कंपेयर टू द डीप ओशन वाटर। सो दो तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं ओपन साइकिल सिस्टम में, जहां पर हम गर्म पानी को डायरेक्टली यूज करें टू जनरेट वाटर वेपर्स एंड दीज वाटर वेपर्स will turn the turbine and we can get electricity। टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। या फिर हम क्लोज सिस्टम में क्या करें कि हम गर्म पानी को यूज करके एक और मटेरियल जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट कम है उसे बॉईल करें, उसके फ्यूम्स के थ्रू, उसके वेपर्स के थ्रू हम टरबाइन को रन करें। उसके पानी यहाँ डायरेक्टली नहीं टरबाइन को यह रन करेगा, वाटर वेपर्स नहीं करेंगे, जबकि उसकी जगह एक और लिक्विड होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट है कम, दैट विल बी यूज्ड टू रन द टरबाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक जी, दो सिस्टम समझ आए, ओपन ओटेक्स सिस्टम एंड क्लोज्ड ओटेक्स सिस्टम। ओपन साइकिल सिस्टम, क्लोज्ड साइकिल सिस्टम। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये थर्मल एनर्जी यानी कि थर्मल ग्रेडियंट को यूज करेगा। So India is setting its first maiden ocean thermal energy conversion project in Kavarati, that is capital of Lakshadweep। So यहाँ पर पहला हम जो है सेट करने वाले हैं क्या, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्रोजेक्ट। ठीक जी, आगे चलते हैं। टाइडल एनर्जी समझ आ गया, ओशन एनर्जी समझ में आ गया। ठीक, आई होप इतना पोर्शन आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रॉज एंड कॉन्स एसोसिएटेड विद हार्नेसिंग ओशन एनर्जी। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है, प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। फ़ायदा यही है कि ये बहुत ही आसानी से हम इसमें क्या कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जो कि नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। ठीक है जी, नॉन पोल्यूटिंग है, कोई पॉल्यूशन नहीं कॉज करता। ठीक, रीन्यूएबल है। पर यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, द सेटिंग अप ऑफ सच पावर प्लांट्स इन ओशन, वो मरीन लाइफ को भी नुकसान पहुंचाता है एंड इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर। ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, राइट। सो यहाँ पर बहुत कॉस्ट लगती है, बहुत पैसे लगते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को सेटल करने में। ठीक है, सो ये कुछ इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं जहाँ हम ओशन एनर्जी की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जियोथर्मल एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोग मणिकरण गए होंगे। ठीक है जी, वहाँ पे अगर गए होंगे तो वहाँ आपको पता है कि आपने गर्म पानी के चश्मे भी देखे होंगे, राइट। सो उस गर्म पानी को, उस धरती की गर्मी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसी एनर्जी जो कि हमें ज़मीन के अंदर से मिलती है, हीट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज जियोथर्मल एनर्जी। इट इज़ द हीट दैट कम्स फ्रॉम द सब सर्फेस ऑफ द अर्थ। हम सबको मालूम है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है कि अर्थ का इंटीरियर जो है वो मोल्टन मैग्मा का बना हुआ है। ठीक, सो वो हीट एनर्जी यूटिलाइज की जा सकती है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अगेन हॉट वाटर है तो उसकी स्टीम से टरबाइन रन कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, कई बार हम हॉट वाटर डायरेक्टली यूज़ करते हैं, कई बार हम वेपर्स को यूज़ करते हैं, प्रोसेस फिर वही टरबाइन्स एंड जनरेटर एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक, सो जियोथर्मल एनर्जी का मकसद ये है कि हम ज़मीन के नीचे जो गर्मी है उसे यूटिलाइज करें टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज़ ड्राई स्टीम प्लांट, जहाँ पर सिर्फ स्टीम को हार्नेस किया जाए, स्टीम को लिया जाए और उससे क्या किया जाए, टरबाइन्स रन की जाए। ठीक, या फिर है फ्लैश प्लांट, इसमें क्या है, हम हॉट वाटर को यूज़ करते हैं और हॉट वाटर को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। हाई प्रेशर हॉट वाटर इज पुल्ड अप एंड द स्टीम दैट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू ड्राइव द टरबाइन। तीसरा है बाइनरी प्लांट। यहाँ पे क्या होगा, हॉट वाटर इज पास्ड बाय अ सेकेंडरी फ्लूइड। एक ऐसा फ्लूइड लेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और अब वो लिक्विड उस चेंबर में से जब पास करेंगे तो वो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसका पानी से कम बॉइलिंग पॉइंट है और उस लिक्विड से हम टरबाइन्स को रन करेंगे।
क्योंकि उस सेकेंडरी फ्लूइड जो हमने लिया है जिसका पानी से बॉइलिंग पॉइंट कम है, दैट सेकेंडरी फ्लूइड इज टर्न्ड टू वेपर, और उसके वेपर से हम टरबाइन को रन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। सो 3 तरीके हैं, डायरेक्टली या तो ड्राई स्टीम ले ली जाए, या हॉट वाटर को बाहर पुल किया जाए, या फिर बाइनरी सिस्टम यूज किया जाए जहां पर हम हॉट वाटर को लेकर एक और लिक्विड को बॉयल कराएं और उसके वेपर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। ठीक जी, दिस इज अबाउट द जियोथर्मल एनर्जी। और इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल साइट्स हैं पूगा वैली इन लद्दाख, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, बकरेश्वर इन वेस्ट बंगाल, तोवा इन गुजरात एंड उनई इन गुजरात। सो ये कुछ साइट्स हैं जहाँ से हम जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। ठीक जी, नेक्स्ट हम चल रहे हैं फॉसिल बेस्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स का मतलब होता है डेड रिमेन्स। ये वर्ड वैसे तो आपके लिए नया नहीं है, फिर भी एक बार इसे समझ लीजिए। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा ना कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, बीच में जो सेडिमेंट्स में देयर आर डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से बाद में बदल जाते हैं इनटू फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल्स का जब मैं नाम लेती हूं तो दिमाग में आता है कोल एंड पेट्रोलियम। तो जब मैं पेट्रोलियम की बात कर रही हूँ ना, मैं क्रूड ऑयल की बात कर रही हूँ, जिससे हम बाद में पेट्रोल, डीजल और बहुत सारे रिफाइन करके प्रोडक्ट्स लेंगे। ठीक है, सो पेट्रोलियम और कोल ये बेसिकली क्या है? फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, तो फॉसिल फ्यूल समझ में आ गए, फॉसिल समझ में आ गया। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स जो कि अर्थ सरफेस के नीचे बैरी हो जाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं बाय हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इनटू द फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, अगर प्लांट्स की बात करें तो उनसे बनता है कोल और एनिमल से बनेगा पेट्रोलियम। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पेट्रोलियम। ये एक नेचुरली अकलिंग फॉसिल फ्यूल है। ठीक, और दिस इज प्रीडोमिनेंटली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जबकि इसके साथ इसमें नाइट्रोजन, सल्फर और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बट बेसिकली दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हमारे कुछ पेट्रोलियम रिजर्व्स कहाँ हैं, रिजर्वॉयर्स हैं? दिग्बोई एंड नहरकटा इन असम, अंकलेश्वर इन गुजरात, मुंबई हाई जो कि मुंबई से थोड़ी दूर पर लोकेटेड है इन अरेबियन सी। राइट, सो ये हमारे कुछ क्या हैं? पेट्रोलियम रिजर्वॉयर्स हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि बनते कैसे हैं फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनेंगे, अगर ओशन बेड की बात करें तो वहाँ पे मरीन एनिमल्स जो हैं वो उनके डेड रिमेन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज गेट कवर्ड बाय द मोर लेयर ऑफ सेडिमेंट्स एंड हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम। राइट, या ट्रैप्ड ऑयल यहाँ पे लिखा गया। ठीक जी, तो फॉसिल्स बनते कैसे हैं ये आपको पता चल गया। फॉसिल्स होते क्या हैं ये भी पता चल गया। डेड रिमेन्स हैं जो कि अर्थ के नीचे पाए जाते हैं और ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को जो हम एक्सट्रैक्ट करना है यानी कि निकालना है वो डिफरेंट मेथड से यूज होता है। डिपेंड करता है कि पोरोसिटी कैसी है उस रिजर्वॉयर स्ट्रक्चर की, कहाँ पर हमने डिगिंग करके निकालना है, तो डिफरेंट मेथड्स हैं। वो मेथड्स हम नहीं पढ़ेंगे, हमने जो मेजर पढ़ना है वो है हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का क्या मतलब है, यानी कि इस क्रूड ऑयल में से हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स को अलग करना है। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं, एक जनरल सा रीड कर लेंगे कि डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड पोरोसिटी ऑफ द रॉक्स, कैसी वहाँ की ज्योग्राफी है, उस हिसाब से डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। सो कन्वेंशनल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड बाय कन्वेंशनल ड्रिलिंग एंड पंपिंग मेथड्स, और अनकन्वेंशनल में हम बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं।
ठीक है जी, जैसे ऑयल सैंड माइनिंग, इन सीटू डेवलपमेंट एंड सो ऑन। सो टेक्निक्स हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आती हूँ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पर। रिफाइनिंग में जब हम बात करें, हम क्या करते हैं, हम क्रूड ऑयल को हीट करते हैं। अब खासियत क्या है, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम, एक टॉल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये जो आप बड़ा सा वेसल देख रहे हैं ना, दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसका मतलब अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग फ्रैक्शंस पर हमारे को अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक जी, जैसे जैसे हम नीचे मूव करें, यहाँ पर हायर टेम्परेचर है और यहाँ पर क्या है हमारे पास, लोअर बॉइलिंग पॉइंट है। सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट हर प्रोडक्ट का अलग है, इसी वजह से अलग अलग लेवल्स पर हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। राइट, द हायर द टेम्परेचर, वहां पर उतना ही ज्यादा सॉलिड मटेरियल्स हैं। द लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां पर क्या है, गैसियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 150 डिग्री सेल्सियस पे गैसोलीन या पेट्रोल, 200 डिग्रीज पे केरोसिन एंड देन सो ऑन। So a tall fractionating column is used which consists of various fractions, और हर फ्रैक्शन पर अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट की, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, वैक्स है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, हर किसी का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। सो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से ये अलग अलग ऑब्टेन किए जा सकते हैं। एंड एज वी ऑल नो कि ये सभी प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे लिए यूजफुल हैं, वन और द अदर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। अगर पेट्रोल की बात करें तो हमारे सारे व्हीकल्स इस पर चलते हैं, डीजल की बात करें, सो डिफरेंट यूजर्स आर देयर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। सो आपके नोट्स में, एक ब्रीफ में सब इनके यूजर्स दे रखे हैं, आप इनमें इनसे सिर्फ गो थ्रू कर लेंगे। राइट, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको, या रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम भी कहा जाता है। ठीक, और इसका बेसिस क्या है, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। ठीक, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हम इनको सेपरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कोल और इसके टाइप्स एंड कॉम्पोजिशन। जैसा कि हमें पता है, कॉम्पोजिशन तो बेसिकली क्या है, दिस इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक, तो कोल के अलग अलग टाइप्स हैं, नेमली पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। अलग अलग कार्बन परसेंटेज होने की वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स हैं, विच आर पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो सबसे पहले है पीट, जिसको एग्जैक्टली हम कोल नहीं कहते, ये पार्शली डिकेड जो है वे प्लांट मैटर है, और इससे सबसे कम एनर्जी यूज मिलती है हमारे को, हम अपने लिए सबसे कम एनर्जी ले सकते हैं, सबसे कम कार्बन परसेंटेज है इसमें। देन देयर इज लिग्नाइट, इसमें कुछ सिल्वर कंटेंट भी है और बहुत ही लिमिटेड एरियाज में पाया जाता है। ठीक, तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं और इनमें से ये भी देखेंगे कि कौन सबसे बेटर है, कौन रैंक में नीचे है, कौन रैंक में ऊपर है, यानी कि बेटर कौन है और लेस एनर्जी किससे हमारे को मिलेगी। ठीक, हमारे लिए तो वही बेटर है जिससे हम ज़्यादा एनर्जी ले सके। ठीक, नेक्स्ट है, फर्स्ट है एंथ्रासाइट, जो कि बेस्ट क्वालिटी रिगार्ड किया जाता है, बेस्ट क्वालिटी कोल कहा जाता है इसको, रैंकिंग में नंबर 1 है ये। इट कंटेन्स 90 to 95% कार्बन, वेरी लो सल्फर और बहुत ही लो मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक जी, इट इज द हॉटेस्ट अमंग द कोल टाइप्स। वैल्यू कितनी है एनर्जी की, 35 किलो जूल्स पर किलोग्राम, और ये यूज होता है फॉर होम हीटिंग एंड स्टील मेकिंग। ठीक जी, नेक्स्ट है हमारे पास बिटुमिनस कोल्स विच हैव अ कार्बन कंटेंट ऑफ 60% to 85%। हीटिंग वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 34 to 32 किलो जूल्स पर किलोग्राम, सो उससे थोड़ा कम। बेसिकली हम बेस्ट एंथ्रासाइट को ही कहते हैं, बट एंथ्रासाइट जो है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। सो जनरली अगर हम आज भी अपने रूरल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर बिटुमिनस ज़्यादा यूज होता है। राइट, बेस्ट इज एंथ्रासाइट। ठीक, पर ज़्यादा यूज डोमेस्टिक कुकिंग में आज भी कहाँ क्या यूज़ हो रहा है, बिटुमिनस यूज़ हो रहा है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन। जहाँ हम थर्मल पावर प्लांट्स की बात करते हैं वहाँ पर बिटुमिनस कोल यूज़ हो रहा है। एंड टू मेक कोक फॉर द स्टील इंडस्ट्री, अगेन कार्बन, रिच सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक,
नेक्स्ट है लिग्नाइट, इट कंटेन्स 40 to 55% कार्बन, इट इज़ रिलेटिवली यंग एंड इसको इतना हीट और प्रेशर नहीं मिला होता, इसीलिए ये जनरली कहाँ यूज़ होता है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन। बिटुमिनस और लिग्नाइट वहाँ यूज़ होता है। सो इट्स नॉट दैट गुड क्वालिटी ऑफ कोल, राइट। देन आई कम टू पीट, जो कि सबसे नीचे रैंक में, 40% कार्बन कंटेंट एंड लॉट ऑफ मॉइस्चर, इट हैज़ लो कैलोरीफिक वैल्यू और ज़्यादा ये वुड की तरह ही बर्न करता है, ठीक। सो सबसे कम रैंक में है हमारे पास पीट और हाईएस्ट रैंक है एंथ्रासाइट का। जैसे जैसे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता जाएगा, पीट कन्वर्ट्स टू लिग्नाइट, टू बिटुमिनस एंड देन टू एंथ्रासाइट। सो बेस्ट क्वालिटी इज एंथ्रासाइट, बट ज़्यादा यूज में आता है बिटुमिनस, ठीक जी। नेक्स्ट चलते हैं हम अबाउट कोल इन इंडिया। टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ कोल रिजर्व्स इन इंडिया आर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। The major coal fields include Raniganj in West Bengal, झरिया, बोकारो, धनबाद in झारखंड and so on। ये आप एक बार रीड कर लेंगे, ठीक। तो कोल रिजर्व्स आपको इंडिया के पता चल गए, राइट। और कोल की टाइप्स याद रखेंगे, बेस्ट कौन सी है, लोएस्ट इन रैंक कौन सी है। देन आई मूव टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी फॉसिल एनर्जी रिसोर्स है। जहाँ पर हमें पेट्रोलियम और कोल रिजर्व्स मिलेंगे, उससे पहले हमें अपर लेयर्स में ट्रैप्ड मिलेगी नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस इज अ फॉसिल एनर्जी सोर्स मेनली फाउंड जस्ट अबव द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। इट हैज़ नो कलर एंड नो ऑर्डर। और सबसे बड़ी बात जो आप याद रखेंगे, नेचुरल गैस का मेन कॉम्पोनेंट है मीथेन। मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4, ठीक है जी। 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। कॉम्पोजिशन पूछ ली जाए नेचुरल गैस की तो आपको पता होना चाहिए कि द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन। और इसके अलावा इसमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नेचुरल गैस लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कुछ हाइड्रोकार्बन लिक्विड्स भी प्रेजेंट हैं। ये बहुत ही इकोनॉमिकल है टू एक्सट्रैक्ट, ऊपरली लेयर्स में ट्रैप्ड है, इसको ईजिली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ईजिली एसेसिबल है एंड इज कंसिडर्ड कन्वेंशनल। सो इट इज ट्रैप्ड इन द इम्पर्मिएबल रॉक्स, जहाँ पर नीचे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स बहुत नीचे हैं, अभी नेचुरल गैस ऊपर ही एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, लेयर्स ऑफ रॉक्स में ट्रैप्ड है, ठीक। सो नेचुरल गैस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी। Forms of natural gas, first है CNG, compressed natural gas, it is mainly composed of methane, ठीक जी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन फ्यूल और ऑटो रिक्शाज, कार्स, बसेस में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक खास बात रखेंगे, CNG का, जैसे हमने नेचुरल गैस का बोला, कोई ओडर नहीं है इसका। सो अगर इसकी लीकेज डिटेक्ट करनी है, अगर हम LPG सिलेंडर्स की भी बात करें तो उसमें भी हम एक कंपाउंड डालते हैं, इथाइल मरकैप्टन, ठीक जी, इथाइल मरकैप्टन, जिससे कि हमें इसकी लीकेज डिटेक्ट हो जाती है। सो इथाइल मरकैप्टन इज द एजेंट दैट इज एडेड टू नेचुरल गैस टू एज टू, बिकॉज इट हैज एन ओडर, इसकी एक अपनी स्मेल है। सो इस नेचुरल गैस की कोई स्मेल नहीं, दिस इज एडेड टू द नेचुरल गैस टू डिटेक्ट इट्स लीकेज, राइट। और कंप्रेस नेचुरल गैस ग्रीनर फ्यूल हम मानते हैं इसको, ठीक। कार्स, रिक्शाज, ऑटोज आजकल इस पे चलते हैं, ठीक जी, यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, LNG। इट इज़ अ नेचुरल गैस सोर्स एज सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको एक बहुत लोअर टेम्परेचर पर इस गैस को लिक्विफाई किया गया है, -162 डिग्री सेल्सियस पर लाकर ये गैस हो जाती है लिक्विफाई, और कूलिंग प्रोसेस से इसका वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है अबाउट 600 टाइम्स और इजी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। इट विल नॉट ignite and it is safer to store and ship. So liquefied natural gas is a gas, क्या है कि हमने उसको लोअर टेम्परेचर पर लिक्विफाई कर लिया है, तो उससे इसकी स्टोरेज आसान हो जाती है, शिपिंग आसान हो जाती है, एंड इट डज नॉट इग्नाइट, ठीक। लार्ज क्रायोजेनिक टैंकर्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस लिक्विफाइड नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है, ठीक थी। सो नेचुरल गैस पता है तो आपको लिक्विड नेचुरल गैस यही याद रखना है कि विद अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर हम नेचुरल गैस को लिक्विफाई कर लेते हैं,
ठीक है जी, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास रीगैसिफाइड लिक्विड नेचुरल गैस। अब जो लिक्विफाई की थी उसको रीगैसिफाई करेंगे बिफोर ट्रांसपोर्टिंग इट थ्रू पाइपलाइंस। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड नेचुरल गैस बैक टू नेचुरल गैस बाई एडिंग। इसको हम जो टेम्परेचर प्रेशर फिर बढ़ा के इसमें हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको हम लिक्विड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, रीगैसिफाइड लिक्विड नेचुरल गैस को हम लिक्विड उसको रीगैसिफाई करेंगे। मैंने उल्टा बोल दिया, ध्यान से सुनिए। रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इट इज अगेन रीगैसिफाइड बिफोर ट्रांसपोर्टिंग इट थ्रू पाइपलाइंस। पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने से पहले इसको फिर से गैस में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, देन आई कम टू द नेचुरल गैस रिजर्व्स इन इंडिया। नेचुरल गैस हमारे देश में अब तो बहुत ही, बिकॉज ग्रीनर फ्यूल है तो इसको हम व्हीकल्स में भी यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है जी, इट इज सप्लाइड फ्रॉम द ऑयल एंड गैस फील्ड्स लोकेटेड एट द वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न बेसिन, दैट इज हजीरा बेसिन इन मुंबई। तो यहाँ पर जो है मेन रिजर्व्स हैं। इंडिया इंपोर्ट्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस थ्रू 6 ऑपरेशनल एनएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल्स। गुजरात से, केरला से, वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर ये मेन इसके रिजर्व्स आप याद रखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि नेचुरल गैस क्या है। इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल है, पेट्रोलियम के ऊपरली लेयर्स में ट्रैप्ड मिलेगी आपको इम्पर्मिएबल रॉक से, वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसको और फिर इसको लिक्विफाइड फॉर्म में या रीगैसिफाइड फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब पाइपलाइंस में ट्रांसपोर्ट करना है तो रीगैसिफाई करके इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कोल बेड मीथेन। जैसा कि नाम ही है इसका, कोल बेड मीथेन, यानी कि कोल रिजर्व्स से हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, मीथेन गैस ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक, सो कोल के बनने को प्रोसेस को कोलिफिकेशन बोलेंगे। विद कोलिफिकेशन द कोल बिकम्स सैचुरेटेड विद वाटर एंड मीथेन गेट्स ट्रैप्ड विद इन इट। तो ऐसे उसको बोलेंगे कोल बेड मीथेन, यानी कि कोल के साथ ट्रैप्ड है मीथेन गैस। इट कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ मीथेन गैस और कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका यूज अभी इतना ज़्यादा नहीं है, बट कोल बेड मीथेन मतलब हम कोल रिजर्व से पहले मीथेन को ऑब्टेन किया जा सकता है। देन देर इज CBM इन इंडिया, यानी कि कोल बेड मीथेन। इंडिया हैज़ द 5th लार्जेस्ट प्रूवन कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। तो अभी हम इसको कोल बेड मीथेन को बहुत एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। द एस्टिमेटेड CBM रिसोर्सेज इन द कंट्री आर अबाउट 92 ट्रिलियन क्यूबिक फीट इन द 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो बेसिकली हम CBM प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं जहाँ पर हम कोल बेड्स के ऊपर ट्रैप्ड मीथेन गैस को यूटिलाइज कर सकें। So the vast majority of the best prospective areas for CBM development, coal bed methane development, are in the eastern India, situated in Damodar Coal Valley and Son Valley. ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर हम इस वास्ट रिजर्व्स ऑफ कोल बेड मीथेन को हार्नेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल का मतलब क्या है, जहाँ पर हम बायोमास से फ्यूल्स जनरेट करें। ठीक जी, बायोमास मतलब लिविंग मासेस, या वो प्लांट्स हैं या वो अलगी हैं। सो बायोफ्यूल्स की अलग अलग जनरेशंस हैं, हम उन्हें भी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी व्हाट इज अ बायोफ्यूल। सो बायोफ्यूल इज अ फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रीन्यूएबल बायोमास मटीरियल। ये याद रखेंगे, रीन्यूएबल बायोमास मटीरियल से जब हम फ्यूल जनरेट करें दैट इज कॉल्ड एज बायोफ्यूल। और हम इस बायोमास में क्या क्या यूज करेंगे, कॉर्न, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स एंड इवन द वेस्ट्स। दिस इज मच मोर बेटर फ्यूल, क्योंकि बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन है, राइट जी, बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन है दैन द कन्वेंशनल फ्यूल्स जो हमने फॉसिल फ्यूल्स पढ़े हैं, उनसे लेस पॉल्यूटिंग है।
सो बेसिकली अब हम बात करते हैं 4 डिफरेंट तरह के जनरेशन्स ऑफ बायोफ्यूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स। सो जनरेशन 1 की अगर हम बात करें तो वो बायोफ्यूल्स ऑब्वियसली बायोमास से डिराइव्ड होंगे, तो वो डिराइव होते हैं फ्रॉम द फूड क्रॉप्स, जैसे कि वीट, शुगर केन, सोयाबीन एटसेट्रा। सो ऑब्वियसली अब ये फूड क्रॉप्स से ऑब्टेन हो रहे हैं, तो हमारी ऑल द मोर नीड डिपेंड करेगी एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट पे। सो इनके बाद आए थे जनरेशन 2 बायोफ्यूल्स, जहां पर हमने रादर देन डिपेंडिंग ऑन फूड क्रॉप्स हमने फ्यूल ऑब्टेन करना शुरू किया फ्रॉम द नॉन फूड क्रॉप्स। यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? यहां पर हम यूज कर रहे हैं वुड, एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, फॉरेस्ट वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट। बट बेसिकली फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर पर कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे हैं, अपने फॉरेस्ट पर, अपने वुड रिजर्व्स पर डिपेंड कर रहे हैं। सो जनरेशन 1 में जहां फूड क्रॉप्स यूज करी, और फिर यहां पर एक डिबेट शुरू होगी कि क्या हमें फूड क्रॉप्स को यूज करके फ्यूल्स ऑब्टेन करने चाहिए। उसके बाद फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स ऑब्टेन किए गए फ्रॉम द नॉन फूड क्रॉप्स, और यहाँ पर भी हम डिपेंड करते हैं, ये भी डिबेटेबल है क्योंकि यहाँ हम अपने फॉरेस्ट रिजर्व्स को के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हें एक तरह से हम फिर से यूज कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा बर्डन पुट कर रहे हैं ऑन आवर फॉरेस्ट रिजर्व्स। देन केम द थर्ड जनरेशन, जहाँ पर बायोफ्यूल्स ऑब्टेन किए गए फ्रॉम द algae एंड अदर माइक्रोब्स, एंड दिस वॉज ऑब्वियसली मच बेटर, ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमें किसी भी तरह से अपनी कल्टिवेबल लैंड को नुकसान नहीं पहुंचाया, फूड क्रॉप्स पे हम डिपेंड नहीं कर रहे, ना ही हम अपने फॉरेस्ट रिजर्व्स के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, राइट। सो हेयर द फ्यूल वॉज ऑब्टेन्ड कहाँ से? फ्रॉम algae एंड अदर माइक्रोब्स, ठीक। और यहाँ पर एक जो लिमिटेशन वो ये थी कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व थी फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने में। देन द जनरेशन 4 बायोफ्यूल्स, और जनरेशन 4 जो बायोफ्यूल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर यूज़ किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग का, यानी कि हम एल्गी और माइक्रोब्स को यूज़ करके जेनेटिकली मॉडिफाई करके वी ऑब्टेन्ड फ्यूल्स। सो यहाँ पर हायर प्रोडक्शन रेट है, मोर एनर्जी ऑब्टेन्ड है, ज़्यादा इकोनॉमिकल है, एंड जितने भी पिछले 3 जनरेशन्स थे जहाँ हमें कहीं फूड क्रॉप्स पे डिपेंड करना पड़ रहा है या फॉरेस्ट रिजर्व्स पे डिपेंड करना है, वो सब चीज़ें हमने वॉर्ड ऑफ कर दी। रादर वी शिफ्टेड टू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम माइक्रोब्स को और अलगी को ऑल्टर कर रहे हैं, उनका जेनेटिक मेकअप ऑल्टर कर रहे हैं टू ऑब्टेन फ्यूल्स, ठीक जी। तो आज हम बात करेंगे, आज हम डिपेंड करते हैं जनरेशन 4 बायोफ्यूल्स पर। आई होप यू अंडरस्टूड कि 4 जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स क्या हैं, राइट। देन आई मूव ऑन टू अगेन एक बार एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी, ठीक। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, जिसमें हाई कार्बन कंटेंट है ऑब्वियसली, तो ये ज़्यादा पॉल्यूटिंग भी है क्योंकि CO2 एमिशन ज़्यादा है, और एट द सेम टाइम हम डिपेंड कर रहे हैं अपनी फूड क्रॉप्स पर। देन केम द सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल, जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट जनरेशन 1 से तो कम है, बट स्टिल इट इज देयर, एंड वी आर डिपेंडिंग अपॉन द फॉरेस्ट रिजर्व्स, वुड्स पर डिपेंड कर रहे हैं, राइस हस्क, वुड चिप्स एटसेट्रा पर। सो एग्रीकल्चरल लैंड पे एक बेमतलब प्रेशर है। देन देर इज जनरेशन 3 बायोफ्यूल्स, जहां पर एक मैंने वर्ड लिखा है, इट इज कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल मतलब जितना CO2 इस फ्यूल के कंबशन से एमिट होगा, दैट इज इक्वल टू द CO2, that is equal to the carbon या CO2 utilized by this very in the formation of this very biofuel. So carbon dioxide emission by burning of this fuel, अगर हम इस फ्यूल को बर्न करते हैं तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करेगा वो उसके बराबर है जितना कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज कर लेगा, ठीक। तो एक तरह से न्यूट्रल हो गया, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज की उतनी ही एमिट करी। सो कोई नेट एडिशन अपनी तरफ से नहीं की ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है जी, ऑफ द CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर। तो दैट इज कॉल्ड एज कार्बन न्यूट्रल थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल।
अलगी से ऑब्टेन किया। फिर आए द मच बेटर जनरेशन, द फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल, जहां पर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके माइक्रोब्स एंड अलगी से फ्यूल्स ऑब्टेन कर रहे हैं एंड दे आर कार्बन नेगेटिव। अब कार्बन नेगेटिव का क्या मतलब है? कार्बन नेगेटिव का मतलब है कि ये एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव है। ये याद रखना आप, कार्बन नेगेटिव मतलब एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं। इसका मतलब कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज कर रही है अलगी, उससे बहुत लेस अमाउंट में रिलीज करेगी these biofuels. These biofuels will emit much lesser CO2, एमिशन हो जाएगी कम और यूटिलाइजेशन हो जाएगी ज्यादा। तो एमिशन कम है, इसका मतलब ये है कार्बन नेगेटिव, और ये एनवायरनमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट है। लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग दीज फ्यूल्स, सो दीज आर कार्बन नेगेटिव फ्यूल्स विच आर पॉजिटिव फॉर द एनवायरनमेंट। ये याद रखना, ठीक। तो आई होप आपको मतलब समझ में आया। यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल का क्या मतलब है कि ना कोई जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ली थी उतनी ही रिलीज कर दी एटमॉस्फेयर में। कार्बन नेगेटिव में ये है कि अब्जॉर्ब तो ज्यादा कर ली थी बट अब रिलीज कम करी, दैट मीन्स एनवायरनमेंट में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा ऐड नहीं की, दिस इज कार्बन नेगेटिव। सो ऑब्वियसली फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स आर द बेटर वर्जन। ठीक जी, यहाँ पर हमें 4 जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल समझ आ गए। अब हम बात करते हैं इन बायोफ्यूल्स की। बायोफ्यूल्स मतलब बायोएथेनॉल एंड बायोडीजल। सो बायोएथेनॉल इज अ रीन्यूएबल फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स, यानी कि फर्स्ट जनरेशन है और सेकेंड जनरेशन है, वेस्ट पेपर से भी ऑब्टेन होता है। अब इसे जब पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाएगा तो कंबस्शन परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है एंड इट लोअर्स द एमिशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो हम ये चाहते हैं कि हम बायोएथेनॉल की ब्लेंडिंग करें विद द पेट्रोल ताकि हम जो है कार्बन एमिशंस कम कर सकें, राइट। देन आई मूव ऑन टू बायोडीजल। अगेन इट्स अ रिन्यूएबल फ्यूल डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, यानी कि नॉन फ्रूट क्रॉप्स पर हम डिपेंड करें, पाम ऑयल्स पर, वेस्ट ऑयल्स पर, वेजिटेबल वेस्ट ऑयल्स पर, ठीक है जी। सो इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसएस्टरिफिकेशन। अगेन इनके यूज से क्या किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को मिनिमाइज किया जा सकता है ब्लेंडिंग के साथ। देन वी कम टू द वेस्ट टू एनर्जी। सो आज वी आर मूविंग टू, आज क्या किया जा रहा है, वेस्ट से एनर्जी बनाई जा रही है। वेस्ट इज कलेक्टेड, टेकन टू अ प्लांट, सेग्रीगेशन की जाती है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल की, एंड थ्रू द वेरियस प्रोसेसेस these waste are used to generate fuels, gas and electricity। ठीक, इसीलिए जो है बायोडिग्रेडेबल और गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा की सेग्रीगेशन की जाती है, लैंडफिल्स में जाकर, वेस्ट प्लांट्स में जाकर यहाँ से फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। सो इन अ लैंडफिल द साइकिल बिगिंस, जहाँ हम घरों से हमारे वेस्ट लेके जाया जाता है और उसे सॉर्टिंग की जाती है। देन द बैक्टीरिया डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड प्रोड्यूस मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डिके होता है एंड जितना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे मीथेन गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एज नेचुरल बाय प्रोडक्ट्स, एंड द गैस इज रिकवर्ड बाय अ सीरीज ऑफ वेल्स ड्रिल्ड इनटू द लैंडफिल। और इनको कहाँ ले जाया जाता है, एक नियर बाय कंप्रेशन फैसिलिटी में। देन फ्रॉम देयर द, अब जो बाकी है गैसेस अलग कर ली, नाउ द गैस इज डीवाटर्ड, फिल्टर्ड एंड प्रेशराइज्ड, एंड दिस गैस इज piped into electricity generating plant and then used to run the turbines to generate electricity. So this is how now we are working to have energy from the waste that are generated on daily basis. जो रोज़मर्रा के हमारी लाइफ में हम वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हैं, दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक, दे आर बीइंग ट्रीटेड एज यूजफुल एनर्जी रिसोर्सेज, जहाँ से हम वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ आई कम ऑन टू फ्यूल सेल्स। अब फ्यूल सेल्स क्या है? अ फ्यूल सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी
through a chemical reaction with oxygen or other oxidizing agent. अब इसका क्या मतलब है? एक फ्यूल सेल के अंदर 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एनोड, कैथोड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर प्रेजेंट होगा एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन भी लेंगे। ध्यान रखेंगे, फ्यूल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन फ्यूल सेल बिकॉज यहां पर हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज इनपुट फ्यूल। ठीक, और अब एनोड पर क्या होगा, हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रोलाइटिक मेम्ब्रेन से पास करके कहां पहुंच जाएंगे, कैथोड पे, और इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराई जाएगी। सो बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ आपने याद रखना है। हाइड्रोजन यूज करा है एज अ फ्यूल, ब्रोकन डाउन एट एनोड इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक मेम्ब्रेन से पास करके कैथोड पे आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे टू जनरेट, दे विल गो इनटू एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद एट द कैथोड इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ये कंबाइन करेंगे टू रिलीज वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है वहां पर। तो ब्रेक डाउन के बाद इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद दे विल पास टू द मेम्ब्रेन और फिर वहां पर वाटर रिलीज कराएंगे। सो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब ये डिफरेंट टाइप के हैं, आपके नोट्स में मैंने कुछ नेम्स दे रखे हैं ऑफ द फ्यूल सेल्स, वो आप एक बार रीड कर लेंगे। कुछ इसमें से सॉलिड फ्यूल सेल्स हैं, कुछ गैशियस फ्यूल सेल्स हैं। सो जस्ट रीड आउट द नेम्स, जस्ट गो थ्रू देम वंस। सो बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या करा, हमने इस चैप्टर में अगर मैं वाइंड अप करना चाहूँ इसको, तो मैंने ये देखा कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर एनर्जी है तो उसके कुछ डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं और वो कुछ फिजिक्स के लॉ ओबे करते हैं, राइट। फिर हमने बात की कुछ रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की, और मेन मकसद हमारा क्या है कि हम अपनी एनर्जी यूटिलाइजेशन कहाँ ले आए, वी शुड डिपेंड मोर ऑन द रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी रादर देन द पेट्रोलियम, जिसका शेयर अभी भी बहुत ज़्यादा है हमारे, हम फॉसिल फ्यूल्स पर आज भी बहुत डिपेंड कर रहे हैं। सो वी वांट टू रिड्यूस दिस शेयर एंड वी वांट टू स्विच ओवर टू द रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें चाहे हम विंड एनर्जी यूज़ करें, चाहे हम जियोथर्मल एनर्जी यूज़ करें, ओशन एनर्जी यूज करें, सोलर एनर्जी एंड सो ऑन। सो वी वांट टू इंक्रीज द शेयर ऑफ द रीन्यूएबल रिसोर्सेज मोर दैन द फॉसिल फ्यूल्स। सो इस चैप्टर के लिए इतना ही। आई विल सी यू अगेन, अंटिल देन बाय। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।